अब अगर मैं स्टार्ट करूं अकाउंटिंग को, तो जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो भाग हम बना सकते हैं। एक एक्टिविटी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ है? जहां पे भी आपके पैसे का लेन देन हो रहा है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। जहां पे हमारे कोई पैसे का लेन देन नहीं हो रहा वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने घर के लिए खाना बनाया, वहां पे हमारा कोई भी पैसे का लेन देन नहीं हो रहा, इसलिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाई जाएगी। पर अगर मैंने एक मेड रखी जो वही खाना बना रही है, बट क्योंकि मैं उसको पेमेंट कर रही हूं, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाई जाएगी। अब आपको याद रखना है कि जो हमारे अकाउंटिंग में हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही डील करेंगे, हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डील नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी की हेल्प की तो बहुत अच्छी बात है कि आपने किसी की हेल्प कर दी, पर वो वाली चीज क्योंकि वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आपके अकाउंटिंग में वो नहीं आएगी। सो ये आपको याद रखना है। अब अकाउंटिंग क्या चीज है? अगर आपको मैं बहुत इजी भाषा में बताऊं तो अकाउंटिंग कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज है। जैसे हमने इंग्लिश सीखी, जैसे हमने हिंदी सीखी, ऐसे ही एक अकाउंटिंग भी लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज बिजनेस की है। बस ये आपको याद रखना है। तो आप अगले 4 महीने एक नई लैंग्वेज सीखने वाले हो, ठीक है? अब अब अगर मैं आपसे पूछती, अभी तो आपको मैंने सबको म्यूट किया हुआ है, कि भाई लैंग्वेज का पर्पस क्या है, हम कोई भी लैंग्वेज सीखते ही क्यों हैं? या एक छोटा बच्चा है और उसको अपनी मदर से कुछ भी मांगना है तो वो शुरू में अपने इशारों से बताता है, तो साइन भी एक लैंग्वेज है, ठीक है? अब यहां पे क्या हुआ? अब आप बिजनेस के लिए एक लैंग्वेज सीखने वाले हो। एक सेकेंड, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। यस, अगर अनम्यूट कर देती हूँ तो आप सारे के सारे अपने आप को अनम्यूट कर देते हैं। अगर टेम्परेली अनम्यूट कर लोगे अपने आप को तो ठीक हो जाएगा, तो मैं 5 to 10 मिनट्स के बाद आप सबको अनम्यूट कर दूंगी। ओके, अब आपको मैंने कहा हम एक लैंग्वेज सीखने वाले हैं और उस लैंग्वेज का नाम है अकाउंटिंग। अब किसी भी लैंग्वेज का पर्पस क्या है? इट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब हम अपनी बात अगर दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें एक माध्यम चाहिए, तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर मुझे आप तक ये बात पहुंचानी है कि भाई आप मेरी बात अकाउंटिंग के लिए कैसे समझेंगे, ठीक है, तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा मुझे, चाहे मैं हिंदी में बोलूं चाहे मैं इंग्लिश में बोलूं। सो दैट इज द पर्पस ऑफ एनी लैंग्वेज। यहां पे भी यही पर्पस सर्व होने वाला है। हम किसके लिए लैंग्वेज बना रहे हैं वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। सो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। सो आपको याद रखना है कि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ये नहीं कि किसी चीज को कहीं भी डाल दोगे, नहीं। एक आपको एक सिस्टम बताया जाएगा कि पहले आपको कौन सा स्टेप करना है, दूसरा कौन सा स्टेप करना है, तीसरा कौन सा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पहले दिन ही बोल देती कि इंग्लिश का सेंटेंस बना दो, तो आप बना सकते थे? नहीं। आपको सबसे पहले ये सिखाया गया कि आप अल्फाबेट्स सीखो, फिर अल्फाबेट्स के बाद वर्ड सीखो, और वर्ड्स के बाद आप सेंटेंसेस सीखो। और यहाँ पे भी यही होने वाला है। सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स बताए जाएंगे, अल्फाबेट के बाद आपको वर्ड्स बनाना सिखाएंगे, वर्ड्स के बाद सेंटेंसेस, और आपको समझ आ जाएगा कि अकाउंटिंग हम मेंटेन कैसे करते हैं। सो इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कोई ट्रांजैक्शन हुआ। पहले तो बात ये देखने वाली है कि कोई ट्रांजैक्शन भी हुआ कि नहीं। सो हम ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, तो आइडेंटिफाई करेंगे।
आइडेंटिफाई करने के बाद हम मेजर करेंगे उसको, और मेजरमेंट आपका हमेशा पैसे की टर्म्स में ही होगा। सो मेजर करोगे। अजय आप इस पे लाइन मार रहे हैं, प्लीज मत मारिए, ठीक हो गया। मेरे पास वो वाला भी ऑप्शन है कि मैं आपको वो भी ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो जो भी लाइन मारता है उसका नाम आ जाता है मेरे पास कि भाई ये लाइन मार रहा है, ठीक हो गया। तो मतलब आप मत मारिए प्लीज, मुझे पहले भी पता था किसका, तो अब मैंने आपको पिन पॉइंट कर दिया। सो आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाइड के बाद आपको मेजर करना है, मेजर करने के बाद आपको रिकॉर्ड करना है। अब वो रिकॉर्डिंग कैसे होगी वो भी आपको सिखाएंगे। अब रिकॉर्डिंग के बाद आपको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई क्या करना है, डिफरेंट हेड्स में लेके जाना है। अगर आपने सारा कुछ ही एक जगह इकट्ठा कर लिया तो इतना बहुत बड़ा आपका वॉल्यूम बन जाएगा कि आप उसमें ये ढूंढ ही नहीं पाओगे कि भाई, अगर सपोज मैंने पूछा कि आपको कितना फायदा हुआ, तो आपका इतना ज्यादा रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपको ये पता ही नहीं चलेगा, तो आप उसको क्लासिफाई करते हुए चले जाओगे। फिर क्लासिफाई करने के बाद आप उसकी समरी बनाओगे। समरी बनाने के बाद आपको इंटरप्रेट करना है कि जो हमारा आखिर में अकाउंट से निकल के आया उसका फायदा क्या हुआ, क्या मुझे प्रॉफिट हुआ भी कि नहीं हुआ, और अगर मैंने प्रॉफिट कुछ सोचा था उससे कम हुआ तो क्यों हुआ। तो ये सारा का सारा आप अपने अकाउंटिंग से इंटरप्रेट करोगे और फाइनली आप कम्युनिकेट कर दोगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लैंग्वेज आप सीखने वाले हो वो बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन के काम ही आने वाली है। सो जो मैंने आपको सारा ये बताया, ये सारा का सारा ये आपका अकाउंटिंग प्रोसेस है जो हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। कोई भी फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन होगी हम उसको देखेंगे कि वो ट्रांजैक्शन हुई भी कि नहीं हुई। फिर उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड हम कैसे करते हैं, बहुत सारी जगह पे। आप उसमें से कैश बुक में कर सकते हो, आप परचेज बुक में कर सकते हो, आप सेल्स बुक में कर सकते हो, फिर आप परचेजेस रिटर्न बुक में, ये बहुत सारे आपके जर्नल्स होंगे जो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी एंट्री कहाँ पे जाने वाली है। रिकॉर्डिंग करने के बाद आप क्लासिफाई करोगे, आप उसको डिवाइड कर दोगे हर एक हेड पे। उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे और बैलेंस शीट बनाओगे। अगर इसमें से बहुत सारी टर्म्स आपको नहीं भी समझ आ रही तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप पहली बार अकाउंटिंग पढ़ने लगे हो। उसके बाद जब आप ये समरी बना लोगे, अब उसके बाद आप एनालिसिस और इंटरप्रेट करोगे एंड फाइनली आप कम्युनिकेशन कर दोगे। तो जो मैंने आपको बताया था कि हम सीख ही किस लिए रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए। तो एंड जो है वो कम्युनिकेशन का है, और ये सारे के सारे हमारे अल्फाबेट्स प्लस हमारे वर्ड्स प्लस सेंटेंसेस होने वाले हैं। तो इससे हम सीखने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमने इतनी मेहनत की, इतना कुछ सीखा, हमने सबसे पहले जर्नल सीखा, फिर लेजर सीखा, फिर ट्रायल बैलेंस सीखा, फिर हमने ये सीखा कि जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, फिर प्रॉफिट बैलेंस शीट बनानी है, फिर हमने ये देखा भी हमें फायदा भी हो रहा है कि नहीं बिजनेस में, हमने उसकी एनालिसिस भी कर दी। अब कम्युनिकेट करना किसको है, हमने अपनी अकाउंटिंग किस किस के लिए हमारा यूज हो सकती है, कौन देख सकता है हमारे अकाउंट्स को। सो हमारी जो अकाउंट्स है वो ये सब लोग देखेंगे। सबसे पहले ओनर, जिसका बिजनेस है, जिसने पैसा लगाया, एंटरप्रेन्योर, वो जरूर देखना चाहेगा कि मेरे जो पैसे का फायदा भी हो रहा है कि नहीं। सो ओनर ऑफ द कंपनी। फिर आप मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज देखना चाहेंगे कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमें बोनस क्यों नहीं मिलता, या हमारी सैलरी और बढ़ाओ। सो आप एम्प्लॉइज को देना चाहोगे। मैनेजमेंट देखना चाहेगा कि जो भी हमने डिसीजन लिए उन डिसीजंस का फायदा भी हो रहा है कि नहीं, दैट मीन्स प्रॉफिट आ भी रहा है कि नहीं। सो ये हमारे इंटरनल यूजर्स हैं। ये नहीं है कि हमने अकाउंट्स बनाया और हमारे बिजनेस के चार दीवारी के लिए बना, नहीं,
अब बाहर के लोग भी देखने लगेंगे हमारे अकाउंट्स को, तो एक्सटर्नल पीपल सबसे पहले कौन देखेगा? अगर कोई बंदा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, वो हमेशा देखना चाहेंगे हमारी बैलेंस शीट, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, कि हम काम करते कैसे हैं फाइनली। क्रेडिटर्स, अभी बहुत लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि क्रेडिटर कौन होता है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, जिससे हमने उधार लिया, अगर मैंने किसी से सामान लिया और मैंने उसको भी पैसा नहीं दिया और उधार पे ले लिया, वो मेरे अकाउंट्स देखने की कोशिश करेगा कि भाई मैं मैम को सामान तो दे रहा हूं, क्या ये पैसा मुझे वापस मिलने भी वाला कि नहीं। तो वो मेरी क्रेडिबिलिटी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख के निकालेगा। सो क्रेडिटर। फिर कोई भी लेंडर जो मुझे दे रहा है, फिर गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, ठीक हो गया, कि जो आप टैक्स दे रहे हो वो आप पूरा भी दे रहे हो कि नहीं। सो आप टैक्स अथॉरिटीज आपके एक्सटर्नल यूजर्स होंगे, गवर्नमेंट चेक करना चाहेगी। तो ये सारे के सारे लोगों के लिए ही आप अकाउंटिंग अपनी बना रहे हो, इंटरनल लोगों के लिए और एक्सटर्नल लोगों के लिए। तो अभी तक हमने सिर्फ इतनी सी बात सीखी कि जो भी ह्यूमन की एक्टिविटी है, या तो वो इकोनॉमिक है या वो नॉन इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक मतलब जहां पे हमारे पैसे का लेन देन हो रहा है, और जहां पे पैसे का लेन देन हो रहा है वहीं पे अकाउंटिंग आएगी। जहां पे हमारे पैसे का लेन देन नहीं हो रहा, वहां पे अकाउंटिंग की बात हम नहीं कर रहे। चाहे आपने किसी की हेल्प की हो, बहुत मदद किया हो, आपने बहुत अच्छा काम किया, पर अकाउंट्स की नजर में वो किसी बुक में लिखा नहीं जाएगा। फिर हमने आपको ये बताया कि जो अकाउंटिंग है ये एक नई लैंग्वेज है जो आप सीखने वाले हो, और जो ये लैंग्वेज है ये किसके काम आने वाली है? इन सारे लोगों के जो आपके पास इस टाइम स्लाइड दिख रही है। कुछ इंटरनल लोग होंगे हमारे, कुछ हमारे बिजनेस के बाहर वाले लोग, वो भी हमारे अकाउंट्स की बुक को देखना चाहेंगे। सो इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। अब आपको कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं, अच्छा अभी मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ 2 मिनट के लिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, नहीं तो फिर आपको मैं वो करती हूँ। ओके, अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो जिसको भी कोई क्वेश्चन है तो। ओके, नाउ लेट्स सी द बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अब अगर मेरे को आपको बहुत बेसिक से शुरू करना है, तो आपको मेरे को सबसे पहले जो टर्म समझानी है उसको बोलते हैं हम बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, it is an economic activity that affects financial position of the business and can be measured in terms of money. अब फॉर एग्जाम्पल आपके एक फ्रेंड है बी, उसकी एक शॉप है, आप उसकी शॉप पे गए, आपने उससे बात किया और उसने आपको चाय पिला दी और आप उठ के बाहर आ गए। देयर इज नो ट्रांजैक्शन, क्योंकि कोई लेन देन नहीं हुआ। सेकेंड डे आप गए, आपने जाके उसकी शॉप से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली और आपने उसको कहा कि मैं आपको 10 दिन के बाद पैसा दूंगा। अब चाहे पैसा आपने उस टाइम दिया हो या ना दिया हो, आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया। सो this is what is a business transaction. So any economic activity that affects the financial position of the business
और जो पैसे का लेन देन हुआ तो वो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन बन गया। अब आपको 3 वर्ड्स हैं जो आपको समझ आने चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगले पूरे 4 महीने के लिए। बहुत लोगों का ये है कि व्हाइट बोर्ड है, चलो वो टर्म्स है कैपिटल, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये 3 वर्ड्स आपको समझ आने बहुत जरूरी है। सबसे पहले कैपिटल। अगर मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में मैंने 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर दिया, सो इस 1 लाख को जो मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, इसको हम बोलते हैं कैपिटल। जिसका भी बिजनेस है उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। अब बिजनेस मेरा है, ठीक हो गया, पैसा तो मैंने डाल दिया, उसको आपने कैपिटल मान लिया। पर अगर मुझे पैसा वापस चाहिए किसी खर्चे के लिए अपने, तो हम क्या बोलेंगे? तो जब भी आपका ओनर ऑफ द बिजनेस अपने पैसे विड्रॉ करता है, दैट इज नोन एज ड्रॉइंग्स। जब पैसा डाला बिजनेस में तो कैपिटल, जब आपने अपने बिजनेस में से पैसा बाहर निकाला, दैट इज नोन एज ड्रॉइंग्स। तो कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, ये तो हो गया ओनर का। अब जब उसने 1 लाख रुपए कंपनी में डाला तो कंपनी में कैश बढ़ गया, क्योंकि कैश अब कंपनी में आ गया। अब आप कहोगे कि मैम पैसा तो उसका था। यस, आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है बिजनेस में, अकाउंटिंग में, कि जिसका बिजनेस है और बिजनेस दोनों अलग लोग हैं। देयर आर 2 डिफरेंट पीपल, वो दोनों अलग हैं। एक मिस्टर एक्स है जिसने कंपनी में पैसा डाला और अपनी कंपनी स्टार्ट की, और जो ABC कंपनी उसने स्टार्ट की, वो दोनों अलग है। ये आपको शुरू से ही समझ आना है। और जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो वो आप कंपनी के लिए कर रहे हो, मिस्टर एक्स के लिए नहीं कर रहे। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर एक्स ने अपने घर के लिए एक AC खरीदा। अब क्योंकि वो उसने अपने घर के लिए खरीदा है, आपका कोई लेना देना नहीं उस AC से। पर अगर उसने AC खरीदा और अपनी कंपनी के ऑफिस में उसको इंस्टॉल कर दिया, तो आपको उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो उसके बिजनेस का खर्चा है, उसका खुद का खर्चा नहीं है। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर एक्स ने एक मेड रखी, ठीक हो गया, वो उसके घर पे जाके उसने उसकी सफाई की। आपका अकाउंट्स का कोई लेना देना नहीं है उससे। पर अगर उसने एक मेड रखी और उसने जाके उसके ऑफिस की सफाई कर दी और उसने 2000 रुपये मांगा, तो यस, इस 2000 को आपको अकाउंटिंग में शो करना है। तो आपको ये याद रखना है कि जो बिजनेसमैन है वो अलग है अपने बिजनेस से, 2 डिफरेंट लोग हैं। और आपको जो भी अकाउंटिंग करनी है वो आपको इसकी करनी है, मिस्टर एक्स की नहीं करनी। तभी तो जब उसने पैसा दे दिया, उसने 1 लाख रुपए दिया था, तो आपकी कंपनी में आ गया, इसकी अकाउंटिंग हम लिख देंगे। हम उसको ये शो कर देंगे कि उसने हमें कैपिटल दिया। उसके बाद उसने अपने घर के खर्च के लिए 20,000 रुपए निकाल लिया, तो हम इसको ड्राइंग्स का नाम दे देंगे।
क्योंकि वो बिजनेस में से आपके 20,000 रुपए चले गए। सो ये आपका एसेट हुआ, एक आपका कैपिटल हुआ, एक आपके ड्राइंग्स हुई। अब एसेट और क्या होता है? अब एसेट वो चीज है जिसको आप ओन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, ये सारे के सारे आपके एसेट्स हैं जो आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करने वाले हैं ताकि आप ज्यादा प्रोडक्शन करो और आप प्रॉफिट को अर्न कर लो। तो ये सारे के सारे आपके एसेट्स होने वाले हैं। लैंड, बिल्डिंग, कैश, ये सब आपके एसेट। पर अगर आपने किसी से पैसा ले लिया तो वो आपकी लाइबिलिटी होने वाली है। अब क्यू कॉम बीटीडी लाइन मत मारो प्लीज। ओके, अब लाइबिलिटी आपको मैंने बताया कि जिससे भी आप पैसा लोगे तो वो आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब व्हाट यू ओ, आपने जिससे भी पैसा लिया आपको उसको वापस देना पड़ेगा, वो आपकी लाइबिलिटी है। अब आपको मैंने पहले बताया कि जब बिजनेसमैन ने पैसा दे दिया, ठीक हो गया, तो वो बिजनेस में चला गया। इसका मतलब जो ओनर के पैसे थे, जो कैपिटल था, वो भी आपकी लाइबिलिटी है। उसको हम बोलते हैं ओनर्स इक्विटी, क्योंकि वो ओनर का पैसा है बट देना है हमने वापस। आपने बैंक से लोन उठाया, जब आपने बैंक से लोन उठाया तो आपकी लाइबिलिटी बन गई, आपको पैसा वापस देना ही पड़ेगा। पर क्योंकि बैंक तो आपका ओनर नहीं है, सो ये कहलाती है आउटसाइडर्स इक्विटी। जिसने बिजनेस शुरू किया वो पैसा डाल रहा है, वो भी पैसा लाइबिलिटी है, ठीक हो गया, तो वो ओनर्स इक्विटी कहलाता है। जो पैसा आपने किसी और से लिया, आपने मिस्टर एक्स से उधार ले लिया, ठीक हो गया, तो आपका ओनर तो है नहीं वो, पर ये पैसा उसको वापस करना है, तो ये आपका आउटसाइडर्स इक्विटी है। सो एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल, ये तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं और टर्म सीखते हैं। अभी तक आपको मैंने कितनी टर्म से समझा दी? एक समझाया आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या था? जहां पे भी लेन देन होगा पैसे का, वो आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा। शहनवाज लाइन मत मारो प्लीज। सेकंड, आपका मैंने आपको बताया एसेट क्या है, फिर लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, और ड्राइंग्स क्या है। अब और क्या हमें समझना चाहिए? अब फॉर एग्जाम्पल हमने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया गुड्स आपके लिए। अब गुड्स क्या है? गुड्स हम उसको बोलते हैं जिस बिजनेस में हम डील कर रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशन, मेरा बिजनेस है कि मैं एसी होलसेलर से लेती हूँ और मैं उसको सेल कर देती हूँ, तो ये मेरे लिए एक गुड बन गया। द प्रोडक्ट in which the business deals is known as the goods. The products in which the business deals is known as good. That means अगर मैंने कुछ भी खरीदा रीसेल करने के लिए, that is known as a good. पर अगर मेरा बिजनेस है लैपटॉप बेचने का और मैंने एक एसी खरीदा अपने शॉप पे लगाने के लिए, अब जब मैंने वो एसी खरीदा वो मेरे सेल के लिए तो था ही नहीं, तो जब मेरे वो सेल के लिए नहीं था वो मेरा गुड नहीं कहलाएगा। गुड सिर्फ वही कहलाएगा जिसमें बिजनेस डील कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल एंड नॉट फॉर
and not for use in the business are called goods. AC जो आपने लिया वो आपने बिजनेस में यूज करने के लिए लिया, ठीक हो गया, ऑफिस में. एजाज अहमद लाइन मत मारो प्लीज. सो दैट इज नोन एज अ गुड. अब जो गुड्स है अब हमें खरीदनी पड़ेंगी. फॉर एग्जाम्पल आई एम इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेबल, तो मुझे वुड खरीदना पड़ेगा. तो जब भी मैं कोई चीज गुड खरीदूंगी तो उसको हम बोल देते हैं परचेजेस. The term purchases is used only for goods procured by the business for resale. तो जो गुड है अगर हम उसको खरीद रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं कि वो हमने उसको परचेज कर लिया. अब जब हमने परचेज कर लिया तो परचेज या तो कैश में होगा या क्रेडिट में होगा. अब इसका क्या मतलब है? अगर मैंने गुड्स खरीदे और साथ के साथ उसको कैश दे दिया, that is known as cash transaction. पर अगर मैंने उसको कहा कि आप मेरे से 10 दिन के बाद पैसा ले लेना, that is known as credit purchases. तो उसको हम बोल देते हैं क्रेडिट परचेज. अगर सीधा मैंने सामान लिया और पैसा दे दिया तो कैश ट्रांजैक्शन. अगर मैंने उसको उधार पे ले लिया तो क्रेडिट परचेजेस. अब मैंने कुछ सामान खरीदा, अब मुझे कुछ सामान पसंद नहीं आया उसमें से, तो मैंने वो सामान वापस भेज दिया. दैट इज नोन एज परचेज रिटर्न्स. When purchase goods are returned to the supplier, these are known as purchase return. आपको पसंद नहीं आया, कुछ भी डिफेक्ट था, आपने उसको वापस कर दिया. सो गुड्स क्या है जिसमें हम बिजनेस में डील कर रहे हैं. फिर अगर हम वही गुड्स खरीद रहे हैं उसको हम बोलते हैं परचेजेस. अगर मुझे पसंद नहीं आया कुछ भी गुड और मैंने वापस कर दिया, दैट इज नोन एज परचेज रिटर्न. अब मैंने सामान बना लिया, अब सामान को मैंने बेचना है. जिसकी भी मैं रीसेल कर रही हूँ या सेल कर रही हूँ, दैट इज नोन एज सेल्स. सेल्स आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स. तो उसको हम सेल्स बोलते हैं. अब जैसे जब सामान मैंने मंगवाया अपने सप्लायर से और मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने परचेजेस का रिटर्न कर दिया. यहाँ पे क्या होगा, जिसने मुझसे खरीदा था अगर उसको मेरा सामान कुछ पसंद नहीं आया तो वो मेरे को वापस भेज देगा. तो जब मुझे वो वापस भेज देगा, दैट इज नोन एज सेल्स रिटर्न. उसको हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं. तो जैसे परचेज किया ऐसे सेल किया. अगर रिटर्न किया तो परचेजेस रिटर्न हो गया. अगर सेल वाला हमें कोई रिटर्न कर रहा है तो वो सेल्स रिटर्न हो गया. अब दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आप सबको समझने हैं. वन इज नोन एज डेटर्स एंड सेकंड इज नोन एज क्रेडिटर्स. अब मैंने आपको बताया कि जब आप सामान खरीद रहे हो आप या तो कैश पे खरीद सकते हो या क्रेडिट पे खरीद सकते हो. जब तो कैश पे खरीदा तो आपने पैसा दिया, काम खत्म. अगर क्रेडिट पे खरीदा, पैसा तो देना है आपने उसको क्योंकि आपने तो उससे सामान ले लिया. That is known as a creditor. If the business buys goods or services on credit and the amount is still to be paid to the person, अभी पैसा दिया नहीं हमने, सामान ले लिया उसके, these are known as creditors. अब जिसको हमने सामान बेचा था जरूरी नहीं कि उसने कैश पे खरीदा हो. अगर तो उसने हमसे सामान खरीदा और कैश का दे दिया, काम खत्म हो गया, कैश सेल हो गई. बट अगर हमने क्रेडिट पे सेल कर दिया, हमने कहा भी सामान ले जा और अगले 20 दिन बाद हमें पैसा वापस दे देना, तो जो वो ले गया सामान उसको हम बोलते हैं डेटर्स. डेटर्स आर पर्सन्स और एंटिटीज टू whom बिजनेस हैज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. जिसको आप क्रेडिट पे बेचते हो उसको बोलते हैं डेटर्स. जिससे आप क्रेडिट पे लेते हो उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर. सो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. सो अभी तक इस स्लाइड में हमने गुड्स समझा. गुड्स किसको कहेंगे? जिसमें हम बिजनेस में डील कर रहे हैं. दैट मीन्स जहां पे हम उसको ये नहीं खरीद रहे कि हमने अपनी कंपनी में उसको लगा दिया, नहीं. अगर हमने उसको इसलिए खरीदा क्योंकि हमें उसको बेचना है, दैट इज अ गुड.
अगर उसको खरीदा उसको बोलते हैं परचेजेस, कुछ वापस किया क्योंकि पसंद नहीं आया तो परचेजेस रिटर्न, हमने उसको आगे बेच दिया उसको सेल्स बोलते हैं, पसंद नहीं आया उन्होंने वापस भेज दिया आपको, सेल्स रिटर्न बोलते हैं। आपने किसी को उधार पे बेचा, उसने आपको पैसा भी दिया नहीं देगा, वो आपका डेटर है। जिससे आपने उधार पे खरीदा, आपने अभी दिया नहीं दोगे, दैट इज नोन एज क्रेडिटर। ये आपकी टर्म्स हैं कुछ जो आपकी बार बार यूज होने वाली है। ओके, अब एसेट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सो एसेट्स आर वैल्यूएबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज possessed by the business from which future economic benefits are expected। अगर आप एक मशीन है आपके पास, वो आपका एक इकोनॉमिक रिसोर्स है क्योंकि आप उससे बेनिफिट्स दोबारा दोबारा लेते जा रहे हो, वो आपका एसेट है। तो हम एसेट किस किस को बोलते हैं? हम कैश को एसेट बोलते हैं। अभी मैं नोट्स रिसीवेबल आपको नहीं बता रही, ठीक हो गया? लैंड को एसेट बोलते हैं, बिल्डिंग को बोलते हैं, मशीन एंड इक्विपमेंट को बोलते हैं, आपके स्टोर्स में जो सामान पड़ा है उसको बोलते हैं, आपने कार खरीदी अपने बिजनेस के लिए, व्हीकल्स खरीदे, वो आपके एसेट है। अब एक वर्ड आ गया अकाउंट्स रिसीवेबल। अभी हमने एक वर्ड किया था कि जिसको हमने उधार पे बेच दिया, दैट मीन्स हमने उसको गुड्स दे दिए, उसने हमें पैसा नहीं दिया, जिसको हम क्या बोलते थे? डेटर। जो डेटर है वो भी आपका एक एसेट है क्योंकि वहां से आपको पैसा मिलने वाला है। सो अकाउंट्स रिसीवेबल इज ऑल्सो एन एसेट। उसके बाद लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी क्या है? जिसको आपने पैसा देना है, तो आपके लिए कोई भी लॉन्ग टर्म लोन लोगे तो आपका लाइबिलिटी है। आपने किसी से काम करवा लिया, उसको भी नहीं दिए, वेजेस पेबल है, दैट इज अ लाइबिलिटी। गवर्नमेंट को टैक्सेस देने हैं आपने, अ लाइबिलिटी। अब एक और वर्ड आ गया अकाउंट्स पेबल। जहां से हमने उधार पे सामान खरीदा था अपने सप्लायर से, उसको हम क्या बोलते थे? क्रेडिटर। वो हमारी एक लाइबिलिटी है, उसका दूसरा वर्ड अकाउंट्स पेबल भी है। तो आपको मुझे ये सारी टर्म समझानी थी। समझानी क्यों थी? क्योंकि हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इसको हम समझते हैं कि क्या चीज है। इसके लिए मैं एक मिनट व्हाइट बोर्ड लेती हूँ। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इक्वेशन होती क्या है। इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसका एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। और ये इक्वेशन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये वर्ड इक्वल टू बीच में है। तो एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। अगर मैंने राइट हैंड साइड में +2 कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कोई चेंज नहीं किया, तो ये इक्वेशन नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में +2 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा 10 = 10 था। अब मैंने क्या किया? राइट हैंड साइड पे +2 कर दिया, अब हो गया 10 = 12, जो कि गलत है। तो आपको याद रखना है, जो इक्वेशन होती है उसका एक तरफ को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, एक तरफ को राइट हैंड साइड बोलते हैं। और ये तब तक इक्वेशन कहलाएंगे हम इसको जब तक हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आपने कुछ बढ़ाया, तो आपको इक्वल टू रखने के लिए, अगर सपोज आपने यहां पे +2 किया लेफ्ट हैंड साइड में, अब मुझे इक्वल टू रखने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मैं राइट हैंड साइड पे ही +2 कर दूं।
लेफ्ट में +2 हुआ था तो राइट में +2 कर दूं तो बराबर रह जाएगा और मेरी इक्वेशन मेंटेन रह जाएगी। सेकंड है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरा +2 था इसको आप -2 कर दो यहाँ पे। ये नहीं किया, एक ही तरफ प्लस किया एक ही तरफ माइनस किया, तब भी बराबर रह गया। तो आपको याद रखना है कि इक्वेशन को हमें दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करके चलना है। अब ये तो समझ आ गया कि भाई हमारी इक्वेशन क्या होती है। अब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम अगर स्टार्ट करें, अभी हमने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड 0/0 है इस टाइम, कोई बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं किया। अब मैंने सोचा कि भाई मैं एक बिजनेस स्टार्ट करती हूँ और मैंने बिजनेस को 1 लाख रुपए दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, आपका एक कैपिटल बना 1 लाख और कंपनी के पास एक एसेट बन गया जिस एसेट को बोलते हैं हम कैश, 1 लाख का। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। पहले 0/0 था, अब जब बिजनेस शुरू किया तो कैपिटल डाला मैंने आपको बताया था कैपिटल क्या होता है, जो भी ओनर अपनी कंपनी में पैसा डाल रहा है वो उसका कैपिटल है। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो कैपिटल है और जो ओनर है और जो कंपनी है वो दो अलग चीजें हैं। तो 1 लाख यहां से गया और वो 1 लाख बिजनेस में चला गया। अब बिजनेस में जो कैश चला गया, कैश हमारा एक एसेट है, हमारे काम आने वाला है ये। सो 1 लाख मेरा एसेट बन गया, 1 लाख मेरा कैपिटल बन गया। अभी मेरे को पैसे की और जरूरत थी तो मैंने बैंक से लोन उठाया। जब मैंने बैंक से लोन उठाया तो उसने मुझे 50,000 रुपए दे दिए बैंक ने। जब बैंक ने मुझे 50,000 रुपए दिए तो वो मेरे बिजनेस के कैश में आ गए और मेरा राइट हैंड साइड 1 लाख तो मेरा कैपिटल था और मेरा 50,000 बढ़ गया, तो मेरा राइट हैंड साइड 1.5 लाख हो गया। अब मुझे ये जो 1.5 लाख है ये कहां से आया, 1 लाख तो कैपिटल से आया, 1 लाख बैंक के लोन से आया और मैंने आपको उसको क्या नाम बताया था, आउटसाइडर्स इक्विटी। ये मेरी लाइबिलिटी है। तो मेरी लाइबिलिटी 50,000 बैंक की और 1 लाख मेरे कैपिटल की और मेरा 1.5 लाख इक्वल टू 1.5 लाख हो गया। इसको मैं दोबारा समझाती हूँ ताकि जिसको नहीं समझ आया वो समझ ले। अभी जब हमने बिजनेस नहीं शुरू किया था तो 0 था, कुछ भी नहीं था, ना किसी को देना था ना किसी को लेना था। अब मैंने अपनी एक कंपनी शुरू की और उस कंपनी में मैंने 1 लाख रुपए डाल दिया। जब मैंने 1 लाख रुपए डाला तो वो मेरा कैपिटल है, कंपनी ने मुझे वापस करना है ये 1 लाख जो उसने लिया, तो वो मेरा कैपिटल 1 लाख कंपनी में जाके वही 1 लाख कैश के फॉर्म में आपका एसेट बन गया। सो 1 लाख आपका कैपिटल, 1 लाख आपका एसेट, तो आपका राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब मेरे बिजनेस में मुझे और पैसा चाहिए था बट मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने क्या किया, जाके बैंक को बोला कि मुझे कुछ पैसा आप दे दो। बैंक ने कहा मैं आपको 50,000 रुपए दे सकता हूं। जब उसने मुझे 50,000 रुपए दिया तो मेरे अकाउंट में तो नहीं आया, कंपनी के अकाउंट में आया। कंपनी के अकाउंट में 1 लाख मेरा पहले पड़ा ही था, 50,000 बैंक से आ गया, तो राइट हैंड साइड तो हो गया 1 लाख, 1 लाख प्लस 50 1.5 लाख। अब लाइबिलिटी कहां कहां, ये 1.5 लाख मुझे कहां कहां से मिला, एक तो ओनर ने दिया 1 लाख और 50,000 बैंक ने दिया।
तो इस 1 लाख को जो कि कैपिटल है उसको हम बोलते हैं ओनर्स इक्विटी, जो मैंने आपको भी बताया था। जो ये 50,000 है जो बैंक ने दिया, मैंने तो दिया नहीं, जब मैंने दिया नहीं तो ओनर्स इक्विटी तो हो नहीं सकता, तो वो आपकी आउटसाइडर्स इक्विटी है। सो आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी, आपको सबको याद रखना है, वो आपका कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट। ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई। एक तरफ वो लोग हैं जो मुझे पैसा दे रहे हैं और एक तरफ मेरी कंपनी है जो इस मनी को ले रही है, ताकि हमारा बैलेंस मेंटेन रहे इक्वेशन का। सो आपको याद रखना है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। अब हम देखते हैं स्लाइड्स में 2-4 क्वेश्चंस और करेंगे। सो ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक तरफ से पैसा आएगा, पैसा कहां कहां से आएगा, ओनर से आएगा, उसको कैपिटल बोलते हैं। आपको कोई और लोन दे रहा है, उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं। तो ये अब 2-3 ट्रांजैक्शंस आज करूंगी, बाकी ट्रांजैक्शन हम अगली क्लास में करेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद 1,20,000। स्टार्टेड बिजनेस तो किसने दिया, कैपिटल ने, और कंपनी में जाके वो क्या बन गया, कैश। कैश क्या होता है, एसेट। सो आपका क्या हुआ, एक सेकेंड, तो 1,20,000 आपका कैपिटल, 1,20,000 आपका एसेट बन गया जो आपका कैश में है। सेकेंड ट्रांजैक्शन भी मैंने आपको बता दिया था, obtained a loan from बैंक ₹50,000। अब क्या हुआ, आपके कंपनी में पहले 1,20 कैपिटल से आया हुआ था, 1,20 आपकी कैश पड़ा था। अब जब 50,000 बैंक ने डाला तो उसकी लाइबिलिटी बन गई, आपको देना है उसको पैसा वापस, और आपके पास 1,20 प्लस 50,000, 1,70 आपका कैश हो गया। ये दो आपने ट्रांजैक्शंस आज सीखी फॉर द अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एक तरफ एसेट्स है और एक तरफ कहां कहां से पैसा आएगा, कैपिटल से आएगा और आपकी लाइबिलिटीज से आएगा। तो ये हम बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ ताकि आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकें। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो प्लीज। तो मैम यस मैम